बच्चों का एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कक्षा 11 और विषय भूगोल की बात करें। कक्षा 11 विषय भूगोल और चैप्टर चल रहा है हमारा दूसरा, यानी अध्याय दूसरा चल रहा है, जिसमें हम भू आकृति संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। हमने हिमालय पर्वतमाला, मैदान जो है, पठार, इन सब की बात कर ली, पर्वत पठार सब की बात कर ली। अब हम बात करते हैं भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल की बात करें, जैसे हमारी थार का मरुस्थल है ना राजस्थान में। आपसे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा हमारे मरुस्थल में। देखो, और हमारा जो श्री गंगानगर जिला है वो भी मरुस्थल के क्षेत्र में आता है। भारतीय मरुस्थल, विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। अरावली जो पहाड़ियाँ हैं उसके उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, ध्यान रखना। उत्तर पश्चिम और पश्चिम में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले, टीले और बरखान पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य क्या होता है? जैसे जैसे हवाएं आती है, कई बार आपने दीवार देखी होगी, दीवार के पास बालू रेत इकट्ठी हो जाती है खूब सारी, एक साइड से हवा चलती रहती है, ऐसे घूम फिर के एक जगह टिक जाती है ना, वो अनुदैर्ध्य। उधर बरखान क्या होता है? बरखान होता है ऐसे अर्धचंद्राकार रेत के टीले बन जाते हैं। देखा होगा, एकदम नीचे से एकदम ऊपर की ओर हवा निकलती है और ऐसे चंद्राकार ऐसे ऐसे टीले बन जाते हैं, वो होते हैं बरखान। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। एक तो होता है सेंटीमीटर, एक होता है मिलीमीटर। मिली मतलब एकदम बिल्कुल, यानी 15 सेंटीमीटर से भी कम बारिश। और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है, यानी सूखा, क्योंकि बारिश देखो अब अपने कितनी बारिश हो रही, कोई ज़्यादा बारिश नहीं हो रही तो सूखा है। और वनस्पति, अब बारिश नहीं होगी तो वनस्पति हरी कैसी होगी? इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थली कहते हैं। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। आज हम जो क्षेत्र में ना कहते हैं पहले समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि ये देखिए, भारतीय मरुस्थल और इधर तटीय मैदान। हम बात कर रहे हैं भारतीय मरुस्थल की। आकलन में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों और जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेप से होती है। कास्ट जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष। कास्ट जीवाश्म मतलब लकड़ी के जीवाश्म। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियाँ भौतिक अपक्षय और पवन किरणों द्वारा निर्मित, यानी मिट्टी क्या है, इधर उधर गिरती है। पता है ना, आंधियाँ आती है तो टिब्बे एक दूसरे से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। अपक्षय होते हैं मिट्टी का छोटे छोटे कणों में टूटना, और पवन यानी हवा द्वारा। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टाने और मरु उद्यान दक्षिण में है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। ढाल के आधार पर 2। सिंध की ओर ढाल वाला भाग, एक तो सिंध, ध्यान रखना। विश्व में थार का मरुस्थल किन 2 देशों में फैला है? भारत और पाकिस्तान में। तो सिंध की ढाल और उत्तरी भाग, और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग, यानी एक भाग हमारे भारत के राजस्थान में और एक है पाकिस्तान में। यहाँ अधिकतर नदियाँ अल्पकालीन है। अल्पकालीन का मतलब अगर कोई थोड़ी बहुत नदियाँ है भी तो भी कुछ समय के लिए बहती है। मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली लूणी नदी महत्वपूर्ण है, जो हमारे राजस्थान में है, ठीक है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है, यानी तेज धूप पड़ती है। मरुस्थल है, पानी सोख लेता है रेतीला मीठा, तो इसे पानी। कुछ नदियां तो थोड़ी दूर तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, उन्हें अल्पकालीन कहते हैं। यह अंतस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। अंतस्थलीय का मतलब होता है नदी पहाड़ों से निकलती है लेकिन जमीन में ही क्या है, उसका जल सोख लिया जाता है, वो अंतस्थलीय होती है। उदाहरण है जहाँ नदियाँ झील या पलाया में मिल जाती है। इन पलाया झीलों का जल खारा होता है जिसे नमक बन जाता है। पलाया जिला में एक ही क्षेत्र में जाके विलुप्त हो जाती है और वो पानी वहाँ खड़ा रहता है। पानी वहाँ खड़ा रहता है तो वो खारा होता है, पानी वहाँ खड़ा रहता है, उन झीलों को क्या कहा जाता है? पलाया झीलें। तटीय मैदान, अब तटीय मैदान कौन से हो गए? ये मैंने भारत का नक्शा बना दिया। समुद्र के जो आसपास के इतने क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है ये तटीय है, ये तट है, यानी समुद्र का तट है, तो यहाँ तटीय मैदान हो गया। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत की तटरेखा बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय भूआकृति प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये अभी मैंने नक्शा बनाया ना, ये पश्चिम का हो गया और ये पूर्व का। अब देखो, ये देखो तटीय मैदानों में ये बड़े बड़े पौधे हैं ना, नारियल के हैं, देखना। तो तटीय इलाकों में सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं।
ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारिका जो किसी समय पश्चिम तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था अब पानी में डूब गया। द्वारिका गुजरात के अंदर है, ठीक है। पहले पश्चिम तट पर, अब धीरे धीरे समुद्र बढ़ रहा है ना, तो ये पानी में डूब गया। अब ध्यान रखना, द्वारिका मंदिर जाते हैं ना तो पानी के अंदर से जाना पड़ता है। कोई गया है, आपके माता पिता या दादा दादी गए तो उनसे पूछ लेना। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्रा है और पत्तनों व बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला गुजरात में है, मझगांव ये महाराष्ट्र में है, जेएलएन नाहवा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू नाहवा सेवा ये भी महाराष्ट्र मुंबई में है, मारमागोवा गोवा में है, मैंगलोर कर्नाटक में और कोच्चि केरल में शामिल है। बंदरगाह क्या होते हैं? प्राकृतिक बंदरगाह यानी प्रकृति के द्वारा यह समुद्र तट है और यहाँ से जहाजें आके रुक जाती है। जहाजों का बेड़ा जहाँ रुकता है वो बंदरगाह होता है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को विभिन्न निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ जिला है, काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा तट, कर्नाटक और केरल के क्रमशः मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। मालाबार तट की विशेष तलाकृति कयाल जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली यानी नौका दौड़ का आयोजन होता है, पुनमादा क्याल में किया जाता है। देखो, एक क्याल होती है, एक झील के रूप में होती है, उसमें नौका दौड़ आयोजित की जाती है, बहुत बड़ी झील होती है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। उभरे हुए तट का उदाहरण है पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबी चौड़े डेल्टा बनाती है। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पतन और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ पतनों के नाम बताइए। अब पूर्वी तट के कुछ पतनों के नाम बता देता हूँ मैं। विशाखापट्टनम, पतन का मतलब होता है बंदरगाह। पतनी किसको कहते हैं? बंदरगाह को। एक तो आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, याद रह जाएगा। एक है तमिलनाडु में चेन्नई, तमिलनाडु में चेन्नई है। एक तमिलनाडु में तूतीकोरन है, तमिलनाडु में कौन सा? तूतीकोरन। और एक पश्चिम बंगाल में है कोलकाता, ये याद रखना। और एक पश्चिम बंगाल में है हल्दिया। तो ये सारे पतन हैं। द्वीप समूह, द्वीप समूह का मतलब है ये देखो, ये एक द्वीप है, ये स्थल खंड है ना, और इसके चारों तरफ जल ही जल है, उसको कहते हैं द्वीप। कई बार क्या होता है, यहाँ द्वीप 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 है, और इनके बीच में पानी है। अब कई सारे द्वीप होते हैं, कई जगह 500 होते हैं, कहीं से 400, 300, 250, जितने भी, वो सारे समूह क्या कहलाते हैं? द्वीप समूह कहलाते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह नाम आता है ना, लक्षद्वीप, ये सारे क्या द्वीप है। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह, एक तो बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप में लगभग 575 द्वीप है। देखो, ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर में से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। रिची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी हुई है, यानी ज्वालामुखी के उद्गार से ऊपर लावा आ गया और उस जगह का हो गया। बेरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है भी निकोबार द्वीप समूह है। यानी बेरन नामक का एक द्वीप है जो कहाँ पे? अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी निर्मित है, ज्वालामुखी से बना है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गुलासमों से बना हुआ है। देखो, इस द्वीप की मुख्य प्रमुख चोटियाँ किसकी? अंडमान निकोबार की। एक तो सेडल चोटी उत्तरी अंडमान में है, माउंट डियो वैली मध्य अंडमान में है, माउंट कायोब दक्षिण अंडमान में है और माउंट थुइलर निकोबार शामिल है। देखो, जैसे ये अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, ये ऐसे टुकड़ों में, ये ऐसे टुकड़ों में, ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। अब देखो, पश्चिम तट के कुछ प्रवाल निक्षेप, यह चित्र देख लिया आपने, और खूबसूरत पुलिन है। यहाँ स्थित द्वीपों पर सैन्य वर्षा होती है और भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्वी से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर है।
पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। प्रवाल क्या होता है? छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं समुद्र के अंदर, वो क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं, वो मरते रहते हैं, मरते रहते हैं, मरते रहते हैं, और एक पत्थर सी चट्टान सी बन जाती है हजारों वर्षों में से, उससे प्रवाल से बना है। यह 36 द्वीप है और इसमें 11 पर मानव आवास है, 11 पर रहते हैं। मनिका सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप में 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानेरे द्वीप। इस समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अबध गुटिकाएं, सिलिग, गोलासिमिकाएं और गोलासन पूर्वी समुद्र तट पाए जाते हैं। तो ये पाठ पूरा गया। दूसरा अब प्रश्न देखो, करेवा भूआकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा भूआकृति कहाँ पाई जाती है? ये सारे प्रश्न हमने देखे थे ना, छोटे छोटे हैं। निम्न में से किस राज्य में लोकटक झील है? तो लोकटक झील है मणिपुर में। करेवा भूआकृति कहाँ पाई जाती है? तो हमने देखा था उत्तरी पूर्वी हिमालय में। अगर यहाँ देख सकते हो, हमने पूरा पढ़ा था क्योंकि कई दिनों से हम पढ़ते हैं ना। ये देखो, कहाँ से स्टार्ट किया था इस पाठ को? ये देखो, उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। क्या उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला में है? देखो करेवा, ये है ना, ये किस में आ जाएगी? उत्तरी पूर्वी। ये अगर पूरा पूछ दिया तो कश्मीर हिमालय में कर देना। इनमें से किस में लोकटक झील? मणिपुर में है। फिर अंडमान और निकोबार को कौन सा जल अलग क्षेत्र करता है? तो 10 डिग्री चैनल करता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। और डोडा बेटा चोटी, अब देखो 10 चैनल देखो, अंडमान और निकोबार, यहाँ हमने पढ़ा था अभी अंडमान निकोबार, ये देखो। और यहाँ हमने बात की थी पूरा द्वीप में 10 डिग्री चैनल के 2 भागों में बंटता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। डोडा बेटा चोटी निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। अभी पढ़ा था ना नीलगिरी पहाड़ी में डोडा बेटा। ये अभी क्या पढ़ी थी? लास्ट हमने थार के मरुस्थल से पहले पढ़ी थी। ये देखिए, डोडा बेटा और नीलगिरी पहाड़ियों में है। ठीक है। फिर यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना है तो वह कौन कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा? तो लक्षद्वीप जाना है अगर एक व्यक्ति को, यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना है तो वो कौन से तटीय मैदान से होकर करेगा? क्यों? तो वो किस पे जाएगा? अब हमारा ये भारत है और ये लक्षद्वीप है, तो किसको पार करेगा? पश्चिम तट को पार करेगा। ठीक है, क्योंकि वो किस में है? अरब सागर की खाड़ी में और पश्चिमी तट के पास है। दूसरा, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ठंडा मरुस्थल पूछे लद्दाख में स्थित है। इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों के नाम काराकोरम है, ये श्रेणियाँ में पढ़ी थी ना, ऊपर देख लेना। और पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? ये पश्चिमी मैदान, क्योंकि ये भाग क्या संकीर्ण है, ये भाग संकीर्ण है और इस उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। अब यहाँ से जो नदियाँ निकलेगी वो इधर जाएगी क्योंकि पूर्वी मैदान क्या कटापटा है। तो ये बाकी प्रश्न आपको करने हैं इसके अंदर सारे आगे। अब कल से हम पाठ पढ़ेंगे चौथे पाठ की तरफ है, तीसरे पाठ की, जिसमें अपवाद अंतर नदियों के बारे में चर्चा करेंगे।